राजकुमारी का लहंगा और चूड़ियाँ। बहुत वर्ष पहले की बात है। सुंदरवन के राजा सूर्य प्रताप के बेटे राजीव प्रताप शादी के योग्य हो चुके थे, लेकिन राजा और रानी को एक सुयोग्य राजकुमारी की जरूरत थी, जो उनके बेटे के साथ राजमहल की भी जिम्मेदारी अच्छे से उठा सके। सुंदरवन खुशियों का राज्य था। वहाँ की प्रजा राजा रानी के अच्छे होने की वजह से बहुत ही खुश थी। राजा और रानी हमेशा यही कोशिश में लगे रहते कि उनके राज्य में कोई दुखी ना रहे, तभी तो सुंदरवन खुशियों का राज्य माना जाता था। एक दिन रानी महाराज से कहती है, महाराज, हमने अपने राज्य को खुशहाल और सुंदर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मैं चाहती हूँ हमेशा ही हमारा राज्य ऐसे ही खुशहाल रहे, हमारे ना रहने के बाद भी। मैं भी यही चाहता हूँ महारानी, लेकिन इतनी समझदार और सुशील राजकुमारी की तलाश करना बहुत ही मुश्किल है। आखिर राजकुमार राजीव हमारा इकलौता पुत्र है। आज मैं अपने मित्र सूर्यभान की इकलौती पुत्री सनाया को देखने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए दही शक्कर लेकर आती हूँ। और फिर राजा अपने मित्र के यहाँ उनकी बेटी को देखने निकल जाते हैं, लेकिन राजा को जैसे राजकुमारी की तलाश होती है उस हिसाब से सनाया बिल्कुल नहीं होती। थक हार कर राजा अपने महल लौट आते हैं। क्या हुआ महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? सनाया आपको पसंद नहीं आई क्या? नहीं रानी। जाने हमारे बेटे के भाग्य में क्या लिखा है। आखिर हम उसके लिए एक नेक और समझदार राजकुमारी कहाँ से लाए। ऐसा ही चलता रहा तो मेरा बेटा तो आजीवन कुंवारा बैठा रह जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। महाराज, आपको गुरु माँ याद है ना? हाँ रानी। आपको फिर ये भी याद होगा, जब जब हम पर मुसीबत आई है गुरु माँ ने उसका हल निकाला है। मुझे पूरा यकीन है राजकुमारी को ढूंढने में भी वो हमारी मदद जरूर करेगी। कृपया आप मुझे गुरु माँ के पास ले चलिए। रानी के कहने पर राजा रानी दोनों गुरु माँ के पास पहुँचते हैं और उनसे अपनी समस्या बताते हैं। सब सुनने के बाद गुरु माँ कहती है, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे राज्य को उजागर करने वाली लड़की बहुत जल्द ही तुम्हें मिलने वाली है। लेकिन कब गुरु माँ? हम तो ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं और हमें पता कैसे चलेगा कि ये वही लड़की है? गुरु माँ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। ये लो, ये लहंगा और चूड़ियाँ हैं। इसे अपने राज्य के पास वाले नदी के किनारे रख देना। जो लड़की इस लहंगे और चूड़ियों को सबसे पहले पहनेगी वही तुम्हारे राज्य का उद्धार करेगी और तुम्हारी बहू बनेगी। लहंगा और चूड़ियों को लेकर राजा और रानी दोनों खुशी खुशी अपने महल लौट आते हैं और गुरु माँ के बताए अनुसार ही राजा उस लहंगे और चूड़ी को नदी के किनारे रखवा देता है और सिपाही को उस पर नजर रखने के लिए बोल देता है। इधर पास के गांव में ही राधा नाम की एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की रहती थी। राधा की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई। तब से राधा अपनी सौतेली माँ अरुणा और सौतेली बहन काजल के साथ रहती थी। अरुणा और काजल राधा पर खूब अत्याचार करते, उससे घर का सारा काम करवाते और बदले में उसे ठीक से 2 वक्त का खाना तक नहीं देते। एक दिन अरुणा राधा से कहती है, अरे ओ राधा, कहाँ मर गई? हाँ माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ सुन, ऐसे बैठे बैठे रोटियां तोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब से तुम्हें जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाना है और उसे बाजार में बेचना है, समझी? बहुत आराम कर लिया तूने, अब हम तुझे बिठाकर नहीं खिला सकते। लेकिन माँ, मैं अकेले ये सब कैसे करूँगी? जंगल तो दूसरे राज्य में है ना? वो सब मैं नहीं जानती हूँ। तुम्हारी मरी हुई माँ कोई खजाना नहीं छोड़कर गई है तुम्हारे लिए जो मैं तुम्हें बैठाकर खिलाऊं। अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर सकती हो तो निकल जाओ मेरे घर से। मैंने काम करने से मना कब किया है माँ? आपकी कोई बात आज तक टाली हूँ जो अब टालूंगी। मैं जा रही हूँ जंगल से लकड़ियाँ काटने। इतना बोलकर राधा जंगल से लकड़ियाँ काटने पास के राज्य सुंदरवन में जाती है। यहाँ तो सारे हरे भरे पेड़ हैं, मैं इन्हें नहीं काट सकती। मुझे आगे जाकर सूखे पेड़ की तलाश करनी चाहिए। इतना बोलकर राधा सूखे पेड़ की तलाश में आगे निकल जाती है। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुँच जाती है। नदी को देखकर राधा का मन नदी में नहाने का होता है। क्यों ना मैं पहले इस नदी में नहा लूं, फिर लकड़ियाँ काट कर घर चली जाऊंगी।
इस नदी का पानी कितना शीतल और साफ है। इतना बोलकर राधा नदी में नहाने लगती है। जब नहाकर राधा बाहर निकलती है तो उसके कपड़े पूरी तरह गीले हो चुके होते हैं। तभी राधा की नजर पास रखे लहंगे और चूड़ियों पर जाती है। इस सुनसान जंगल में आखिर ये किसके कपड़े हो सकते हैं? ये लहंगा तो बहुत सुंदर है और ये चूड़ी कितनी प्यारी है। यकीनन ये किसी राजकुमारी के होंगे। शायद पुराना हो चुका होगा इसलिए छोड़कर चली गई। क्यों ना इस लहंगे और चूड़ियों को मैं पहन लूं। मैंने आज तक कभी अपने जीवन में इतने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं। हमेशा काजल के उतारे पुराने कपड़े ही पहने हैं और मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं। राधा का कपड़ा गीला होता है इसलिए राधा उस लहंगे और चूड़ी को पहन लेती है। वहीं दूसरी तरफ सिपाही ये देख रहा था। वो महल में जाकर राजा को ये खबर देता है कि उन्हें जिस राजकुमारी की तलाश थी वो मिल गई है। इधर इन सब बातों से बेखबर राधा लकड़ियां काटकर शाम को घर आती है। घर आते ही अरुणा राधा का लहंगा और चूड़ी देखकर बोलती है, अरे ओ राधा की बच्ची, जब तू बाहर गई थी तो भिखारन लग रही थी। ये एकदम से राजकुमारी के कपड़े कहाँ से आए तेरे पास? तुझ भिखारन के पास इतना महंगा लहंगा और चूड़ी कहाँ से आया? बता, किसका लहंगा चुराया है और कहाँ से लाई है ये? मैंने कोई चोरी नहीं की माँ, ये तो मुझे नदी के किनारे मिला था। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। तभी काजल भी वहाँ आ जाती है और राधा का लहंगा देखकर बोलती है, माँ ये लहंगा इस भिखारन पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये लहंगा मुझे चाहिए। काजल, तुम्हारे पास तो इतने सारे लहंगे और कपड़े हैं, फिर ये लहंगा क्यों चाहिए तुम्हें? प्लीज मुझसे ये लहंगा मत लो, ये मुझे मिला है और मुझे लगता है ये लहंगा मेरे लिए ही बना है। देखो ना कितना फिट आया है मुझे, चूड़ी भी मेरी ही नाप की है। चुप कर, बंद कर अपनी बकवास। अगर मेरी बेटी को ये लहंगा चाहिए तो अभी ये लहंगा उतार कर उसे दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? राधा उदास मन से लहंगा उतारकर काजल को दे देती है और फिर घर के कामों में लग जाती है। इधर राजा और रानी अरुणा के घर शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंचते हैं। अरुणा जी, हमारा शाही लहंगा आपके घर आया है। महारानी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब उस अभागन की वजह से हुआ है। मैं आपका लहंगा अभी लेकर आती हूँ। घबराइए नहीं, मैं तो आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे राजीव प्रताप के लिए मांगने आई हूँ। दरअसल वो शाही लहंगा हमने अपनी बहू के लिए ही बनवाया था। आपकी बेटी ने हमारा वो लहंगा पहना तो अब से वही हमारे राज्य की राजकुमारी और हमारी बहू हुई। महारानी, ये अब कैसी बातें कर रही है? महारानी, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। आप जैसे घर से रिश्ता जोड़कर तो मैं धन्य हो गई। जरूर मैंने और मेरी बेटी ने पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किया होगा जो आप जैसे घर में मेरी बेटी की शादी होने जा रही है। आपने इस गरीब की झोली खुशियों से भर दी। ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, जोड़ियां वही बनाते हैं। अच्छा, ये सगुन के कुछ सामान और मिठाइयाँ हैं, इसे अपने पूरे गांव में बंटवा दीजिएगा। हम जल्द ही बारात लेकर आपके यहाँ आते हैं। और हाँ, शादी वाले दिन भी मेरी बहू को वही लहंगा पहनाइएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। इतना बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर अरुणा के मन में लालच आ जाता है। मैं अपनी बेटी के होते हुए उस नौकरानी की बच्ची को इतने बड़े राजघराने की बहू बनते नहीं देख सकती। राजकुमार से तो मेरी बेटी काजल की ही शादी होगी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। काजल बेटा, जल्दी से अच्छे से तैयार हो जा, तेरा दूल्हे राजा तुझे लेने आता ही होगा। काजल खुशी से जैसे ही लहंगा पहनने की कोशिश करती है, उसके पूरे शरीर में आग लग जाता है। माँ, माँ, देखो ना माँ, मुझे क्या हो रहा है? बचाओ माँ, आग! माँ, मुझे बचा लो माँ। अरुणा भागकर काजल के पास आती है और आग को बुझाने की बहुत कोशिश करती है, पर आग नहीं बुझती। हे भगवान, ये आग तो बुझ ही नहीं रहा। भगवान, मेरी बेटी को बचा लो भगवान, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। तभी लहंगे में से आवाज आती है, तुम्हारी बेटी को सिर्फ राधा ही बचा सकती है। चुपचाप जल्दी से राधा की शादी राजीव प्रताप से करा दे, वरना तेरी बेटी जलकर राख हो जाएगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ,
पर मेरी बेटी को जल्दी से सही कर दो, मैं अभी राधा के पास जा रही हूँ। इतना बोलकर अरुणा भागते हुए राधा के पास जाती है और बोलती है, राधा बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आज मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मिल रही है। अपनी बहन को बचा ले बेटा, उसकी जान अब तुम्हारे हाथ में है। बेटा जल्दी से लहंगा पहनो और तैयार हो जाओ, बाहर बारात तुम्हारा इंतजार कर रही है, जल्दी चलो। फिर राधा लहंगे से बोलकर अपने बहन काजल की जान बचाती है और फिर बड़े ही धूमधाम से राधा की शादी राजीव प्रताप से हो जाती है। शादी हो जाने के बाद काजल भी ठीक हो जाती है। उधर राधा अपने पति के साथ राजमहल में खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।